मेधा आईएएस के द्वारा आयोजित इस क्विक रिवीजन सीरीज प्रोग्राम में आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह क्विक रिवीजन सीरीज की जो व्यवस्था है ये शुरू की गई है। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, ये जो भी पीसीएस है, इन सब के लिए यह उपयोगी यह जो पाठ्यक्रम है, यह जो सीरीज है, यह मेधा आईएएस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। यह ध्यान की बात है कि यह केवल प्रीलिम्स परीक्षा के ध्यान में रखते हुए है, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। आज इस क्विक रिवीजन सीरीज के तीसरे एपिसोड में मैं भारतीय इतिहास के टॉपिक के साथ आपके पास उपलब्ध हूँ। भारत के आर्थिक इतिहास के खंड को मैंने इससे शुरू किया था और उस आर्थिक इतिहास के खंड में हमने एक परिचय वाला खंड किया और दूसरा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरणों की व्याख्या की और उसके बाद जो खंड है हम लोगों के समक्ष वो आपके सामने है, वह है कृषि। यानी ब्रिटिश शासन काल में कृषि की क्या स्थिति रही, ब्रिटिश शासनकाल में कृषि कैसे विकसित हुआ, उसके क्या क्या प्रारूप बनाए गए, उसके राजस्व व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इन सारी बातों की चर्चा इस एपिसोड में हम लोग करेंगे। आइए हम बात करते हैं कृषि से संबंधित इस व्यवस्था की जो ब्रिटिश शासनकाल में मौजूद थी। ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत जब कृषिगत विशेषताओं को हम देखते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में चाहे वह कोई भी काल रहा हो, प्राचीन काल रहा हो, मध्यकाल रहा हो, सभी कालों में भू राजस्व जो है वो आय का सबसे प्रमुख स्रोत रहा है। आय का सबसे प्रोमिनेंट सोर्सेस के रूप में लैंड रेवेन्यू का प्रयोग इस देश में हुआ है। ब्रिटिश शासन काल में भी राजस्व के प्रमुख स्रोतों में इस भू राजस्व की उपस्थिति हमें दिखाई पड़ती है और इस भू राजस्व के स्वरूप को जब आप देखते हैं तो ब्रिटिश शासन काल में भारत में भू राजस्व के कुछ महत्वपूर्ण स्वरूप जो हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। खासकर इस स्वरूप का जो निर्धारण होता है भू राजस्व का, ये ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर ही हुआ है। और आप देख रहे हैं कि आपके सामने 3 नाम लिखे हुए हैं: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। आगे मैं इसका डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन इन तीनों को इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजों ने प्रयोग किया ताकि उनके औपनिवेशिक हितों की पूर्ति हो सके, एन कैन प्रकारेण वे लाभ अर्जित कर सकें, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो संपूर्ण भारतवर्ष में कृषि के अंतर्गत इस 3 प्रकार के बंदोबस्त को हम देखते हैं, 3 प्रकार के सेटलमेंट्स देखते हैं, तीनों अलग अलग क्षेत्रों में अपनाए गए। इसमें सबसे पहला जो बंदोबस्त हमें दिखाई पड़ता है वह है अस्थाई बंदोबस्त का, परमानेंट सेटलमेंट का। अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमारारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, उससे थोड़ा सा एक दूसरे टॉपिक को कनेक्ट करने में सुविधा होगी। जैसे देखिए कि 1765 ईस्वी में द्वैध शासन की स्थापना होती है। 1765 में आप जानते हो कि इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि से बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना होती है। डुअल गवर्नमेंट सेटअप जो है वो इस समय स्थापित होता है। जब 1765 में द्वैध शासन की स्थापना होती है तो यह 1772 ईस्वी तक चलता है। 17
1765 से लेके और 1772 ईस्वी तक चला यह द्वैध शासन के अंतर्गत शासन के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था। एक दीवानी विषय और दूसरा फौजदारी विषय। जैसा कि सर्वविदित है कि उस समय तक अंग्रेजों का अधिकार केवल बंगाल तक ही सीमित था, अतः वे बंगाल के लिए ही अपनी नीतियां बनाते थे। और जब दीवानी विषय और फौजदारी विषय दो अलग अलग कर दिए गए, दीवानी विषय पर अंग्रेजों का अधिकार तय किया गया और फौजदारी विषय पर नवाब का अधिकार तय किया गया। यानी जो बंगाल का नवाब था वो इस फौजदारी विषय को देखेगा। अंग्रेजों ने अपने इस दीवानी विषय के प्रशासन के लिए बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, क्योंकि ये समय वो सब लोग संयुक्त बंगाल के भाग थे, तो बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में अलग अलग लोगों को दीवान बनाकर भेज दिया, है ना। अलग अलग लोगों को दीवान बनाकर अपॉइंट कर दिया कि आप जाइए और वहां पर राजस्व की वसूली करिए। तो इस प्रकार से 72 तक यह व्यवस्था चलती रही। लेकिन जब 1772 में गवर्नर जनरल बनकर आता है वारेन हेस्टिंग्स, तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन का अंत कर दिया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। और जब वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन का अंत कर दिया तो यह दीवानी और फौजदारी विषय का बंटवारा खत्म हो गया। जब दीवानी विषय की चीजें अलग अलग हो गई, अब तो कोई दीवान वगैरह रहा नहीं, तो अब राजस्व कैसे वसूला जाए, अब राजस्व की क्या व्यवस्था हो। तो 1772 में राजस्व की वसूली के लिए एक नीलामी व्यवस्था की शुरुआत हुई, है ना। एक नीलामी व्यवस्था शुरू किया गया और यह शुरू में 5 वर्षीय रखा गया। यानी एक बार जब नीलाम हो जाएगा तो वह 5 वर्ष के लिए नीलाम हो जाएगा, है ना। यानी जो व्यक्ति उस नीलामी में पास हो जाएगा, नीलामी जिस व्यक्ति के लिए हो जाएगी, वह व्यक्ति 5 वर्ष तक वहां के राजस्व की वसूली स्वयं कर सकेगा। हाँ, नीलामी के वक्त उसको पैसे जो है वो अंग्रेजों को देने होंगे। यह व्यवस्था जो है यह 5 वर्षीय तय कर दी गई। कब? 1772 ईस्वी में। लेकिन 1777 ईस्वी में अंग्रेजों ने देखा कि नहीं भाई, ये 5 वर्षीय जब हम व्यवस्था कर दे रहे हैं तो इससे हमें हानि हो रही है, इससे हमें लॉस हो रहा है। तो उन्होंने 1777 में जब ये पहला 5 वर्षीय टेन्योर जब खत्म होता है तो उन्होंने इस नीलामी व्यवस्था को 1 वर्षीय कर दिया। पहले कितना वर्षीय था? 5 वर्षीय, अब कर दिया गया 1 वर्षीय। और ये 1 वर्षीय व्यवस्था जो है वह आगे चलती रही, वह आगे कंटिन्यू रही। देखिए, जब ये 1 वर्षीय हो गई तो यह व्यवस्था 1790 ईस्वी तक चलती रही। एक तरह से यह क्या था? ठेके वाली व्यवस्था थी। जिस व्यक्ति को ठेका मिल जाता था, निजामत का अधिकार मिल जाता था, वह व्यक्ति 5 वर्ष तक और उसके बाद 1 वर्ष तक वह उसका उपभोग करता था। ये 1 वर्षीय वाली जो व्यवस्था थी ये 1790 ईस्वी तक चलती रही। इसी बीच में 1786 ईस्वी में एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका काल जब आप देखिएगा तो 1786 से लेके और 1793 ईस्वी का जो है उसका कार्यकाल है। और इसी बीच में ये जो राजस्व व्यवस्था से संबंधित जो बदलाव होता है वो इसी के कार्यकाल में होता है, इसी के कार्यकाल में वह अपॉइंट होता है। लेकिन कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व ही, जब वारेन हेस्टिंग्स ही गवर्नर जनरल था, तो उसी समय 1776 ईस्वी में ही एक अमीनी कमीशन की नियुक्ति की गई, है ना। एक अमीनी कमीशन जो है वह बनाया गया इसलिए ताकि वह भू राजस्व से संबंधित विभिन्न जानकारियां जो है उसको इकट्ठा कर सके।
तो याद रखिएगा, अमीनी कमीशन की बहाली हुई थी 1776 ईस्वी में भू राजस्व संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए, उस जानकारी को एकत्रित करने के लिए। जब 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस अमीनी कमीशन के द्वारा जुटाई गई जानकारी का प्रयोग भी किया, उसका इस्तेमाल भी किया। जब हम इस अस्थायी बंदोबस्त के आरंभ को देखते हैं, चलिए ये तो एक बैकग्राउंड हुआ कि 1790 ईस्वी तक यह एक वर्षीय व्यवस्था चलती रही। याद रखिएगा 1765 से लेके और 1790 तक क्या व्यवस्था रही। तो जब हम इसके आरंभ को देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त के आरंभ को, तो इसके आरंभ में सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त का जो विचार है, वह विचार दिया है, उस व्यक्ति का नाम है फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस नामक व्यक्ति ने अस्थायी बंदोबस्त को सबसे पहले विचार के रूप में लाया, यानी सबसे पहले वह लोगों के सामने लाया कि ऐसा भी कोई प्रारूप जो है वो हो सकता है। यह फिलिप फ्रांसिस कौन था? तो यह फिलिप फ्रांसिस वारेन हेस्टिंग्स की कार्यकारिणी का एक सदस्य था, उसी का एक मेंबर था। लेकिन जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना, तो कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल के समय में इस स्थायी बंदोबस्त के स्वरूप को लेकर विवाद हो गया, इसको लेकर बड़ा मतभेद हो गया। दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जेम्स ग्रांट और एक था जॉन सूर, है ना। दो प्रमुख व्यक्ति थे, जेम्स ग्रांट और जॉन सूर। जेम्स ग्रांट का कहना था कि जो जमीन का स्वामित्व हो, जमीन का मालिक हो, सरकार स्वयं मालिक बन जाए, है ना, और सीधे वह किसानों से राजस्व की वसूली करे। जॉन सोर का कहना था कि नहीं, जमींदार को मालिक माना जाए, जमींदार जो है वो किसानों से वसूलेंगे और किसानों से वसूल कर वह हम सरकार को प्रदान करेंगे, सरकार को देंगे। रेट तय कर दिया गया कि भाई सरकार को कितना राजस्व आपको चुका देना है, और इसी में आप देखिएगा कि इनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी। ये आगे मैं आपको देखूंगा। तो ये दो बातें हैं, जेम्स ग्रांट और जॉन सोर की बात। जेम्स ग्रांट का कहना था कि मालिक कौन बने, सरकार बन जाए। जॉन सोर का कहना था कि नहीं, जमीन का मालिक किसको माना जाए, जमींदार को माना जाए, है ना। कॉर्नवालिस ने जॉन सोर की बातों को महत्व दिया, जॉन सोर की बातों को माना, और जमीन पर स्वामित्व का जो अधिकार था वह जमींदार को दे दिया गया, जमींदार को मान लिया गया, और जमींदार से ये कहा गया कि आप किसानों से वसूलिएगा और आप वसूल कर हमको दीजिएगा। यह व्यवस्था जमींदारों के स्वामित्व वाली यह व्यवस्था जो है, यह 1790 ईस्वी में लागू कर दी गई। 1790 ईस्वी में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और इसीलिए इस बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। लेकिन 1793 ईस्वी में इसको जाकर अस्थायी कर दिया गया, यानी अब यही व्यवस्था बनी रहेगी, यही व्यवस्था फिक्स रहेगी, और इसी कारण से इसको अस्थायी बंदोबस्त के भी नाम से जाना जाता है, इसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके शुरुआत की बातें रही, इसके आरंभ की बातें रही। अगर हम इसके विशेषता को देखें, इसके हम फीचर्स को देखें, इसके लक्षण को देखें, तो विशेषता के अंतर्गत क्षेत्र आएगा, दर आएगा और स्वामित्व आएगा। यानी कि कितने क्षेत्रों में लागू रहा, दर कितना रहा, स्वामित्व किसका रहा। तो अगर आप क्षेत्र की बात करिएगा तो अस्थायी बंदोबस्त जो है वह ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू था, है ना।
19% क्षेत्रों पर यह ब्रिटिश भारत के लागू था। रैयतवाड़ी जो है वो 51% क्षेत्रों में लागू था। महालवाड़ी जो है वह 30% क्षेत्रों में लागू था। याद रखिएगा, 51% क्षेत्रों में रैयतवाड़ी, महालवाड़ी 30% और अस्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्रों में लागू रहा। अब दर की अगर आप बात करिएगा तो दर की कहानी जो है, यानी जो रेट्स तय किए गए, इसमें जो दर तय किए गए, दर में ये कहा गया कि भाई 89% जो है वह सरकार को दे देना है, यानी जो वसूली वह करेंगे, और जमींदार जो हैं उनको 11% मिलेगा। ठीक है, ये तय कर दिया गया दर। 89% सरकार को और जमींदार को 11% ये रेट उस समय तय कर दिए गए। तो ये क्षेत्र रहा 19% क्षेत्रों में, दर रहा सरकार को 89% और जमींदार को 11%। और अगर स्वामित्व की बात करें तो अभी आपको बताया था मैंने कि जॉन सोर के सिफारिश के अनुसार जमींदार को भू का स्वामी मान लिया गया, भूमि का मालिक मान लिया गया और स्वामित्व का अधिकार उसी को दे दिया गया, है ना। देखिए, इसमें स्वामित्व की तो बात कर दी गई, स्वामित्व की तो चीजें कर दी गई, लेकिन जमींदारों को भी इसमें बहुत अधिक प्रतिबंध लगा दिया गया। स्वामित्व दिया तो जरूर गया, लेकिन एक कानून था जिसको कहते थे सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून, जो इसी में लागू हुआ। और यह सूर्यास्त कानून या सनसेट लॉ क्या था, तो मान लीजिए कि जैसे कोई जमींदार है और जमींदार को राजस्व की वसूली का अधिकार दिया गया कि आप किसानों से राजस्व वसूलिए और सरकार को दीजिए। जैसे मान लो कि एक्स कोई व्यक्ति है जो जमींदार है और उसको आज का डेट जो है वो बता दिया गया कि आज की तारीख में शाम को 4 बजे तक, सूर्यास्त होने तक आपको आपका राजस्व जो है वो सरकार को दे देना है। यदि यह जमींदार आज सूर्यास्त होने तक अपना राजस्व सरकार तक नहीं पहुंचाएगा, तो जब सूर्यास्त हो जाएगा तो उसका जमीन जो है वह सरकार जब्त कर लेगी, सरकार ले लेगी। और इसीलिए इस कानून को कहते थे सूर्यास्त कानून। और इस कानून के तहत कई जमींदारों के जो जमीन थे वो नीलाम हो गए, उसका अधिग्रहण सरकार ने कर लिया। अब अगर आप इसके प्रभाव की बात करिए तो देखो, प्रभाव 3 स्तर पे देखना है, कंपनी पर, जमींदार पर और किसान पर। तो कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या कहना है, लाभ ही लाभ हुआ, है ना। आय का एक निश्चित स्रोत उनको प्राप्त हो गया, एक सर्टेन सोर्सेस मिल गया जिससे उनको पैसा मिलेगा। दूसरा, एक जमींदार वर्ग के साथ मिल गया उनको, जो एक भारत का बहुत बड़ा सामाजिक वर्ग था, अब वह उनके साथ जुड़ गया, तो यह भी उनके लिए लाभदायक था। जमींदारों के ऊपर खट्टा मीठा प्रभाव कह सकते हो, लाभ भी हुआ, लेकिन सूर्यास्त कानून जैसे होने से कुछ हानि भी उठानी पड़ी जमींदारों को। और किसानों को तो कहीं से भी लाभ होता हुआ नहीं दिखा, हर जगह उनको लॉस ही हुआ, हर जगह उनको हानि ही उठानी पड़ी और उनकी दुर्दशा ही हुई। उनको जमींदार जो थे वो अपने लठायतों के दम पे इनसे राजस्व वसूलते थे और किसानों के पास कुल मिला जुला कर अंततः कुछ बचता नहीं था और वे शोषण के शिकार बनते चले गए और अंततः किसानों की जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय हो गई, वो बहुत ही खराब हो गई। तो किसानों का पर जो प्रभाव पड़ा वो बड़ी नकारात्मक प्रभाव था, बहुत खराब प्रभाव था। चलिए, ये एक पहली प्रमुख विशेषता थी, पहली प्रमुख चीजें थी अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, जिसमें हमने आरंभ बताया, स्वरूप बताया,
विशेषता में क्षेत्र, दर, स्वामित्व की बात की, फिर प्रभाव की बात किया मैंने, और उसके पहले मैंने आपको इसका पृष्ठभूमि बताया 1765 से लेके, है ना। चलिए एक अगले बंदोबस्त के बारे में भी हम लोगों को बात करनी है, और वह बंदोबस्त है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। जब हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करते हैं तो देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वह एक ऐसा बंदोबस्त था जिसमें संबंध सरकार का सीधे किसानों के साथ स्थापित हो गया, है ना। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, रैयतवाड़ी। तो रैयत का अर्थ ही होता है किसान, है ना। रैयत का अर्थ ही होता है फार्मर, और चूंकि उनके साथ बंदोबस्त किया गया इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से इसको हम जानते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से इसे हम पहचानते हैं, है ना। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो किसानों के साथ या रैयतों के साथ सीधे संबंध स्थापित कर लिया गया उस व्यवस्था को कहा गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये जो अस्थायी बंदोबस्त था इसमें सरकार और किसान के बीच एक वर्ग था जिसको जमींदार कहते थे, लेकिन इस वर्ग में, इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त में जमींदार वर्ग नहीं था, सरकार का सीधे किसानों के साथ संबंध था। क्लियर। अब तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों अंग्रेजों ने इस अस्थायी बंदोबस्त को छोड़ के एक नया व्यवस्था को स्वीकार कर दिया, उसके पीछे क्या कारण थे। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है इसके लागू करने के कुछ कारण हैं, इसके लागू करने के कुछ परिस्थिति है, और उस परिस्थिति के कारण अंग्रेजों ने इसको लागू किया। दो प्रमुख कारण है, एक बाह्य कारण है और दूसरा आंतरिक कारण है। अगर आप बाह्य कारण के बारे में बात करिए तो बाह्य कारण में सबसे पहला है उपयोगितावाद का प्रभाव, है ना। उपयोगितावाद का प्रभाव, ब्रिटेन में उस समय उपयोगितावाद की विचारधारा चल रही थी। यह उपयोगितावाद यूटिलिटेरियन जो आइडियोलॉजी थी, ये यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी जो है इसके जनक अगर आप देखिएगा तो इसमें प्रमुख रूप से बेंथम, मिल जैसे लोगों का नाम आता है। बेंथम, मिल जैसे लोगों ने इस उपयोगितावाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, और इस उपयोगितावाद का मानना था अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, है ना, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देने की अवधारणा इस उपयोगितावाद की अवधारणा में रही। चूंकि भारत में अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों आदि के माध्यम से शोषण किया जाता था, लगातार उनके ऊपर, किसानों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि भाई ब्रिटेन में तो हम अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख की बात कर रहे हैं, यदि हम भारत में ऐसी काम नहीं करेंगे तो लोग कहेगा कि भाई ब्रिटेन में क्या कर रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इसीलिए उन्होंने उस विचारधारा के प्रभाव से प्रभावित होकर भारत में भी जो बिचौलिया था, जो जमींदार वर्ग था, उसको समाप्त करने का निर्णय लिया और सीधे सरकार का किसानों के साथ संपर्क स्थापित कराया ताकि बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाया जा सके। और एक दूसरा प्रमुख कारण जो है वह आंतरिक कारण है, और आंतरिक कारण में सबसे प्रमुख कारण है अस्थाई बंदोबस्त का अनुभव, है ना। अस्थाई बंदोबस्त का अनुभव, जो अस्थाई बंदोबस्त चल रहा था बंगाल के क्षेत्रों में, उस अस्थाई बंदोबस्त में रेट क्या हो गया, तय हो गया, अस्थाई हो गया, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। और अगर उत्पादन बढ़ रहा था तो उस बढ़े हुए चीजों का लाभ सरकार तक नहीं पहुंच रही थी, जमींदार लाभ कमा रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि यह हमारे लिए बेहतर नहीं है, और उन्होंने अपने लाभ के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए उन्होंने उस अस्थाई बंदोबस्त के कंसेप्ट को छोड़ दिया और एक नई अवधारणा को स्वीकार किया, जो नई अवधारणा थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त की। इसके अतिरिक्त कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा था, क्योंकि कृषि के वाणिज्यीकरण में क्या था, नगदी फसलों को अधिक उपजाना।
तो नगदी फसलों को अधिक उपजाना, तो इसके लिए ये जरूरी था कि सरकार सीधे किसानों के साथ जाए, क्योंकि सरकार को पता था कि उसको किन फसलों की जरूरत है, कौन से नगदी फसल उसको चाहिए। तो ये बात जमींदार तो जानते नहीं थे। तो सरकार को ये, अगर सरकार का किसानों के साथ सीधे संपर्क रहेगा तो सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार किसानों से फसल उपजवा सकेंगी, किसानों के साथ फसल की उत्पादन करवा सकेंगी, है ना। तो इसका भी एक प्रमुख कारण रहा। दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग की वैसी उपस्थिति नहीं थी जैसे उत्तर भारत में थी। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण थे जिसके वजह से स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त को जगह दिया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अगर स्वरूप को आप देखिएगा तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को शुरू करने का श्रेय कर्नल रीड को दिया जाता है और मुनरो को दिया जाता है ना। कर्नल रीड और मुनरो, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में 12 महल के क्षेत्र में कर्नल रीड ने इसकी शुरुआत की थी और इसके बाद आगे चलकर फिर आप देखिएगा तो 1820 में मुनरो ने इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया, मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया। सबसे पहले 1792 में कर्नल रीड ने 12 महल के क्षेत्र में, 1820 में मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में, म से मुनरो म से मद्रास, और 1825 में एल्फिस्टन ने, है ना, एल्फिस्टन ने बम्बई प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया। ठीक है, तो याद रखिएगा 1792 12 महल के क्षेत्र में कर्नल रीड ने, 1820 में मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में, और 1825 एल्फिस्टन मुंबई में बम्बई प्रेसिडेंसी में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को उसने लागू किया। अगर आप इसकी विशेषता को देखिएगा तो विशेषता में सबसे पहले क्षेत्र की बात करते हैं तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त सब ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रों पर रहा, सर्वाधिक यही रहा। 19% क्षेत्रों में था स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी आगे पढ़िएगा वह 30% क्षेत्रों में लागू होता है ना। तो और उसके बाद अगर दर की बात करते हैं आप तो इसमें दर जो है वो 1/2 रखा गया है ना, यानी आधा 50%, यानी सरकार 50% और किसान 50%, ये 1/2 दर रखा गया 50% के हिसाब से। और अगर स्वामित्व की बात करिएगा तो इसमें किसानों को स्वामित्व का आधार माना गया, किसानों को स्वामी माना गया और उन्हीं से सरकार ने बंदोबस्त किया। जबकि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को स्वामी माना गया था और सरकार ने उनके साथ बंदोबस्त किया था। अगर प्रभाव की बात करिएगा तो कंपनी को लाभ ही लाभ हुआ और किसानों की जो स्थिति थी वो दुर्दशा ही हुई, किसानों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं हुई। एक तीसरी प्रमुख बंदोबस्त है और वह है महालवाड़ी बंदोबस्त, है ना, महालवाड़ी व्यवस्था। तो जब महालवाड़ी बंदोबस्त की आप बात करते हैं तो देखिए महाल का मतलब होता है, महाल का मतलब होता है गांव, है ना, महाल का मतलब होता है गांव। और इसमें बंदोबस्त जो किया गया वो संपूर्ण गांव से किया गया। अस्थायी बंदोबस्त में जो बंदोबस्त हुआ वो जमींदारों के साथ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में जो बंदोबस्त हुआ वो किसानों के साथ, और महालवाड़ी बंदोबस्त में जो बंदोबस्त हुआ वो महाल के साथ यानी गांव के साथ बंदोबस्त किया गया। और इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया, यानी किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि सबकी जिम्मेदारी थी राजस्व इकट्ठा करना और सरकार तक पहुंचाना। और इस राजस्व की वसूली के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जो नंबरदार या लंबरदार के नाम से जाना जाता है ना। यह सरकार के तरफ से अपॉइंट होता था, यह सरकार के तरफ से नियुक्त होता था, जो ग्राम समुदाय का प्रतिनिधि होता था, है ना, नंबरदार या लंबरदार होता था।
यह और कुछ नहीं, एक प्रकार से अस्थाई बंदोबस्त का संशोधित रूप था, है ना। अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, जमींदार बीच में था, यहाँ नंबरदार या लंबरदार बीच में था, है ना। लेकिन वहाँ अस्थाई बंदोबस्त में यह अंतर था कि भाई वहाँ जमींदार को ही जमीन का मालिक माना गया, यहाँ गांव के साथ बंदोबस्त किया गया, संपूर्ण गांव को ही जमीन का मालिक माना गया। और सबसे बड़ा कारण था कि महालवाड़ी बंदोबस्त को क्यों स्वीकार किया गया। कारण अगर इसको देखा जाए तो महालवाड़ी बंदोबस्त के शुरू करने का कारण उन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां थी जहां पर इसको लागू किया गया, और वहां पर सामूहिक खेती को ही ज्यादा प्रमुखता दी जाती थी, इसीलिए उन क्षेत्रों में इस व्यवस्था को स्वीकार किया गया। खासकर मध्य भारत और उस पंजाब वगैरह के क्षेत्रों में इस व्यवस्था को आप देखते हैं। इसका अगर आप आरंभ देखते हो तो इसका जनक है हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी जो है वो महालवाड़ी व्यवस्था का जनक है, इसी को इसका जन्मदाता माना जाता है। 1819 ईस्वी में उन्होंने इस व्यवस्था की सिफारिश की थी, और भारत में जो इसको लागू किया उसका नाम था मार्टिन बर्ड, है ना। हॉल्ट मैकेंजी इसका जन्मदाता है, और मार्टिन बर्ड जो है वो उसको इसने भारत में लागू किया है। पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिमी यूपी आदि के क्षेत्रों में इसको दिखाई पड़ता है। तो अगर विशेषता में क्षेत्र देखिएगा तो यह पूर्व भारत के, ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों में लागू होता है। अस्थाई बंदोबस्त 19%, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% और महालवाड़ी बंदोबस्त 30% क्षेत्रों में लागू हुआ। अगर आप दर की बात करेंगे तो 66% के आसपास दर तय हुआ। हालांकि आगे चल के जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बना तो विलियम बेंटिक ने इसको घटा के 60% तक कर दिया था। ये इसके दर की स्थिति रही। हालांकि कहीं कहीं 50% भी दिखाई पड़ता है दर की व्यवस्था। स्वामित्व की बात करिएगा तो बंदोबस्त जो है वो संपूर्ण गांव से किया गया, संपूर्ण गांव के साथ बंदोबस्त की व्यवस्था थी। प्रभाव में क्या बताएं, सारे व्यवस्थाओं का प्रभाव एक ही रहा। कंपनी को लाभ ही लाभ हुआ और किसानों को दुर्दशा हुआ। किसानों की स्थिति जो है वो लगातार खराब होती चली गई, और अंततः आप देखिएगा कि किसानों के हालात बहुत जर्जर हो गए, किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई। इस प्रकार यह 3 बंदोबस्त जो हैं वो भारतीय कृषि में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों में। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। कृषि के अंतर्गत एक और टॉपिक है और वह है कृषि का वाणिज्यीकरण, है ना। इसकी चर्चा मैं कल आपके साथ करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।